11th की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप लोगों को याद होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगेगा, ये बात हम लोग देख रहे थे। उसमें आपने कल एक एक्सप्रेशन देखा था, F1 इक्वल टू फोर्स था हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम में, वो था F, ये फोर्स हमारा इनर्शियल फ्रेम में, प्लस एक एक्स्ट्रा फोर्स था माइनस ma0। और मैंने कहा था कि जो एक्स्ट्रा फोर्स है इसका नाम है सूडो फोर्स। आपने कल देखा होगा सूडो फोर्स। यहां से हम कह सकते हैं कि वास्तव में नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे तो हम कहेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्स होता है वो इनर्शियल फ्रेम में फोर्स प्लस एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है। यहां से स्पष्ट हो गया। और वो जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो कितना होगा? तो कल आपने देखा था जब पार्टिकल P था उसका मास m है। कल वाला फिगर आप एक बार देख लीजिए, अगर आप भूल गए हैं तो कल वाला फिगर एक बार देखिए। ये हमारा x, y और ये हमारा z था, और ये हमारा x प्राइम, y प्राइम और ये हमारा z प्राइम था। और ये पार्टिकल P था, आपको याद होगा हमने इसको ऐसे r से दिखाया था, इसे हमने r1 से दिखाया था। ये पार्टिकल P है और इसको हमने r0 से दिखाया था, और ये हमारा एक्सप्रेशन a0 से चल रहा था। तो ये जो मैंने कहा था कि पार्टिकल P का मास है m और a0 जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम इज इक्वल टू फोर्स in inertial frame plus an extra force minus ma0। और एक एक्स्ट्रा फोर्स क्या है? माइनस ma0। दिस एक्स्ट्रा फोर्स is called pseudo force। सूडो फोर्स, इस एक्स्ट्रा फोर्स को हम सूडो फोर्स कहते हैं। इस एक्स्ट्रा फोर्स को ध्यान दीजिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स इज इक्वल टू, इस सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या है? मास ऑफ पार्टिकल गुना एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम का फैसला ऑब्जर्वर से, जो देखने वाला वो डैश है वो एक्सेलरेशन a0 से भाग रहा है, तो उस ऑब्जर्वर का जो देख रहा है उसका एक्सेलरेशन, लेकिन मास उस पार्टिकल का इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। और एक्सेलरेशन किसका? नॉन इनर्शियल फ्रेम का। अब हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन क्या है? तो देखिए a0 यहां वेक्टर है तो माइनस लगा हुआ है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन, एंड द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट टू acceleration of non inertial frame। नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा। बात समझ रहे हैं? अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा। ध्यान दीजिए यहां पर, जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रहा है आगे, अब ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो गाड़ी स्लो हुआ, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब पीछे की ओर एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन पीछे की ओर है तो फोर्स किधर लगता है आदमी पर? आगे की ओर, एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में। मान लीजिए हम खुद को वॉच कर रहे हैं, खुद ही ऑब्जर्वर है, खुद ही ऑब्जेक्ट है। तो खुद जब गाड़ी के साथ चल रहे हैं हम आगे और ब्रेक लगाया तो हमारा एक्सेलरेशन पीछे हो गया, तो हम ऑब्जर्वर हैं और हम ही ऑब्जेक्ट भी हो गए, हमारा एक्सेलरेशन पीछे हुआ तो हम पर सूडो फोर्स किधर लगेगा? आगे की, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं।
इसको ऐसे भी समझिए, उस दिन जो हमने एग्जाम्पल दिया था लिफ्ट वाला, आप याद करिए ये लिफ्ट था। जरा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूं, अच्छा रहेगा। बोर्ड को मैं एक बार साफ कर लेता हूं, तब अच्छा रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो आप लोग देखिए जरा उस एग्जाम्पल को। उस दिन जो मैंने बताया था एक केस जिसमें कि एलिवेटर का शाफ्ट टूट गया था, नीचे गिर रहा था, ऑब्जर्वर ए और बी वॉच कर रहा था। आपने देखा था कि बी का ऑब्जर्वेशन सही था, लेकिन ए का ऑब्जर्वेशन गलत था। क्यों गलत था? देखिए जरा, वही एग्जाम्पल फिर से, वही एलिवेटर है, लिफ्ट है, और उसका शाफ्ट जो है वो टूट गया है, ए बराबर जी से गिर रहा है, और यहाँ ऑब्जर्वर ए है, ये लैंप है, और ये बल्ब टंगा हुआ है। देख रहे, अब ये नीचे गिर रहा है, ये जो नीचे गिर रहा है, तो ऑब्जर्वर ए इसको वॉच कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्वर के लिए तो, ऑब्जर्वर ए के लिए तो लैंप रेस्ट में है, लेकिन वास्तव में ये ऑब्जर्वर ए खुद एक्सेलरेट कर रहा है, यानी नॉन रेस्ट में। तो ऑब्जर्वर ए एक फोर्स तो एम लगाएगा, एक फोर्स तो टेंशन टी लगाएगा। ए चूंकि ऑब्जर्वर के लिए, ए के लिए रेस्ट में है, लेकिन ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है, यानी ये नॉन इनर्ट ऑब्जर्वर हो गया। हियर ऑब्जर्वर ए इज accelerating down, therefore a pseudo force must be acts on it. जैसे एक pseudo force अवश्य लगेगा, a pseudo force will भी अच्छा रहेगा, a pseudo force will must be acts on it, अवश्य इस पर लगेगा। जरा देखिए गौर से, तो सूडो फोर्स किधर लगता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में। तो ये आदमी किधर गिर रहा है? नीचे की ओर। तो किधर सूडो फोर्स लगेगा? ऊपर की ओर। ये हमारा सूडो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। और कितना लगेगा सूडो फोर्स? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन और ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट का मास, तो लैंप का मास m, और इसका इस ए का एक्सेलरेशन नीचे की ओर है जी, तो लगेगा ऊपर की ओर जी। अब देखिए, ए के लिए लैंप रेस्ट में, लैंप इज इन रेस्ट फॉर ए, लैंप इज इन रेस्ट फॉर ए, देयरफॉर net force on lamp will be 0, that is जितना, अर्थात जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, यानी ऊपर को टी प्लस एम जी, तो नीचे क्या है एम जी, और एम जी कट गया, टी कट गया जीरो, यानी ए का ऑब्जर्वेशन भी जीरो आ गया। लेकिन इसलिए क्या करना पड़ा? सूडो फोर्स लगाना पड़ा। जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करेगा, कोई भी ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करेगा, तो वह एक सूडो फोर्स लगाता है, और किस दिशा में लगाता है? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप अच्छे से समझिए। सूडो फोर्स सबसे पहले कब लगाना है? तो सूडो फोर्स जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, यानी यहां पर ए नॉन इनर्शियल फ्रेम में। कैसे बच गया नॉन इनर्शियल फ्रेम में? ए एक्सेलरेट कर रहा है, ए के पास एक्सेलरेशन है। अब ये सूडो फोर्स किधर लगेगा? तो उस ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में। कितना लगेगा? तो उस ऑब्जेक्ट का मास यानी m, और उस ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन यानी ए बराबर जी, वो जी एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं? अब देखिए, हम न्यूटन के तीसरे नियम को पढ़ने लायक हो गए हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ देखिए, थर्ड लॉ, ये तो बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो थर्ड लॉ है। To every action there is equal and opposite reaction, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। समझ रहे हैं? ये तो सबको याद होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन थर्ड लॉ को समझते नहीं है। थर्ड लॉ को समझने के लिए कुछ पॉइंट समझना होगा। देखिए ध्यान से,
some important points about third law. Some important points about थर्ड लॉ, कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। जैसे पहला बात, एक्शन और रिएक्शन एक साथ होता है। ये नहीं कि पहले एक्शन होगा तब रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं। एक्शन और रिएक्शन एक साथ होता है। जैसे ही हमने बोर्ड को टच किया, बोर्ड ने भी हमको टच किया। एक्शन और रिएक्शन क्या होता है? एक साथ होता है। एक्शन एंड रिएक्शन takes place simultaneously, एक साथ। क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ होता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कहना भी मुश्किल है कि कौन एक्शन है। हमने छुआ वो एक्शन है कि बोर्ड ने हमको छुआ वो एक्शन है, ये कहना ही मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू सी व्हिच इज एक्शन एंड व्हिच इज रिएक्शन। इट इज डिफिकल्ट to say which is action and which is reaction. ये कहना मुश्किल है कि कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन। इट इज डिफिकल्ट टू से which is action and which is reaction. If we consider, अगर हम मान लें, इफ यू कंसिडर मतलब अगर हम मान लें वन इज एक्शन, किसी एक को एक्शन, देन अदर ऑटोमेटिकली बिकम्स एक्शन, स्वतः रिएक्शन हो जाएगा। इफ यू कंसिडर वन इज एक्शन, एक को एक्शन मान लें, देन अदर विल ऑटोमेटिकली बिकम्स रिएक्शन, स्वतः रिएक्शन होगा। दूसरा पॉइंट है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पर काम करता है, एक बॉडी पर नहीं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडी पर काम करता है। जैसे हमने बोर्ड को लगाया तो बोर्ड ने हम पर लगाया, दोनों अलग अलग बॉडी पर लगाया। बात समझ रहे हैं? पहले आप उसको नोट करिए। हमने अभी बोर्ड से साफ कर लिया। अब देखिए, एक और खास बात, एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। एक्शन एंड रिएक्शन are equal in magnitude but opposite in direction. एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होता है। एक एग्जाम्पल देखिए, ये सब बात समझिए, ये सब हिडन बातें हैं इस न्यूटन के थर्ड लॉ में, इस दो लाइन में, ये सब छुपी हुई बातें। एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये कोई टेबल का सरफेस है, मैं यहां बनाता हूं। ये टेबल है और इस पर कोई एक बॉडी रखा हुआ है। मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है, ब्लॉक बोलते हैं किसी बड़े वस्तु को, टुकड़ा ब्लॉक रखा हुआ है और ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है। तो देखिए तो कैसे कैसे फोर्स लग रहा है, क्या स्थितियां बन रही है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहली स्थिति तो ये, इस ब्लॉक पर एक नीचे बल लग रहा होगा, ब्लॉक का मास m और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल g, mg लग रहा होगा। ये ब्लॉक टेबल के सतह को दबा रहा होगा, मान लीजिए कि n वर्ष दबा रहा है। n इसलिए नाम देते हैं
नॉर्मल रिएक्शन, इस सतह के लंबवत दबाता है, टेबल के सतह के लंबवत दबा रहा होगा ये ब्लॉक टेबल इस पर। तो स्वाभाविक न्यूटन के तीसरे नियम से टेबल भी ब्लॉक को दबाएगा और एक बार ऊपर लगाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, ये वास्तव में mg क्या है? mg क्या है? ये है फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू टेबल। और ये n क्या है? ये n क्या है? ये है नॉर्मल कॉन्टैक्ट संपर्क, कॉन्टैक्ट और संपर्क, कॉन्टैक्ट फोर्स किस पर? ऑन टेबल, टेबल पर किसके द्वारा? बाय ब्लॉक, ब्लॉक के द्वारा। और ये n क्या है? ये है फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू टेबल। ध्यान दीजिए, ब्लॉक टेबल को दबाया n बल से, तो ये एक्शन जो कहेंगे तो इसका रिएक्शन टेबल भी ब्लॉक को दबाया n बल से, दोनों बराबर है, n देखिए सेम। और जितना बल से दबाया उतना बल से ऊपर दबाया, और विपरीत भी है, देखिए नीचे है तो ऊपर है, और दोनों अलग अलग बॉडी पर भी है, ये टेबल पर है तो ये पर। ये तीनों बातें आपको यहाँ इस बार हम दिखा रहे हैं। पहले तो देखिए, इसके द्वारा दबाया गया इसको एक्शन कहें, इसके द्वारा दबाया गया इसको एक्शन कहें, किसी एक को कहिए। अगर हम इसको एक्शन कहेंगे तो ये रिएक्शन है। तो ये ब्लॉक का एक्शन है, ये इसको दबा रहा है बल से, तो ये जो दबा रहा है इसका रिएक्शन है, ये टेबल भी ब्लॉक को दबा रहा है। दोनों अलग अलग बॉडी पर है, ये टेबल पर है और ये ब्लॉक पर है, दोनों का दिशा विपरीत है, देखिए दोनों का मान बराबर है। ये है देखिए, चूंकि ब्लॉक रेस्ट में है तब हम ब्लॉक को फोकस कर रहे हैं। अब ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है? एक mg और एक m, मात्र 2 फोर्स लग रहा है। इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है? 2 फोर्स लग रहा है, mg और m। Here block is in rest, therefore from Newton's first law, net force on block equal to 0। कुल बल 0 है, इसलिए ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, एक समान चार्ज चलता है तो चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल अनबैलेंस पर 0 हो। तो यानी 0 है, यानी फोर्स तो दिख रहा है तो, लेकिन दोनों बैलेंस है, यानी जितना बल ऊपर है उतना बल नीचे है। इसका मतलब n जो है बराबर किसके है? mg। देखिए कितना बल से दबा रहा है, टेबल को भी निकल गया। समझ में आया? नोट करिए इसको। तो एक और छोटा सा उदाहरण देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कैसे कैसे फोर्स लगता है। आप जानते हैं, ये मान लीजिए कि एक गाड़ी है, कार्ट है, देख रहे हैं, और इसको एक घोड़ा खींच रहा है। मान लीजिए कि इसको हम हॉर्स कहते हैं, इसको हम हॉर्स कहते हैं, खींच रहा है। तो घोड़ा जो है वो गाड़ी को जितना बल से आगे खींचेगा तो गाड़ी भी न्यूटन तीसरे नियम से घोड़ा को उतना ही बल से पीछे खींचेगी। बताइए, घोड़ा जितना बल से गाड़ी को आगे अपनी ओर खींच रहा है, न्यूटन के तीसरे नियम से गाड़ी ही घोड़ा को खींच रहा है। फिर घोड़ा गाड़ी क्यों चलता है? क्यों खिंचाता है? क्यों खिंचाता है? ध्यान दीजिए, ये तो न्यूटन के तीसरे नियम से बराबर। ये मत सोचिए कि घोड़ा का बल ज्यादा है, ये टी बड़ा है। ये जो देखिए, ये जो टी है, मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये जो टी है, ये टी जो देख रहे हैं आप, ये है फोर्स ऑन कार्ट ड्यू टू हॉर्स। और ये जो टी देख रहे हैं आप, ये टी, ये है फोर्स ऑन हॉर्स ड्यू टू कार्ट। समझ रहे हैं? तो ये मत समझिए कि ये बड़ा है इससे या ये बड़ा है इससे, दोनों बराबर हुआ न्यूटन के सिस्टम से। मैग्नीट्यूड में दोनों अलग अलग बॉडी पर रहा है, ठीक है, और दोनों डायरेक्शन विपरीत भी है, फिर क्यों खींच पाता है? इसका जवाब ये है कि घोड़ा पांव से जमीन को दबाता है। घोड़ा पांव से जमीन को दबाता है तो जमीन भी घोड़ा पर बल लगाता है। देखिए, ये फोर्स मान लीजिए कि F है, और अगर ये एंगल को हम थीटा कह दें तो इधर क्या होगा? F cos थीटा, इधर क्या होगा? F sin थीटा। और इसका अपना घोड़ा, अपना कुछ वजन भी होगा, एक घोड़ा पर नीचे
mg बल भी लगा हुआ, ये mg बल है, mg घोड़ा। तो इस घोड़ा के वजन को F sin थीटा बैलेंस करता है। लेकिन घोड़ा पर जो एक F cos थीटा बल लगा, ये बल को कोई बैलेंस करना नहीं है। ये देखिए, ये हमारा है एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऑन हॉर्स। इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? ये बाहरी बल है इस पूरे सिस्टम पर। आगे क्यों? इसी बल की वजह से घोड़ा खींच पाता है। अगर जमीन में घर्षण नहीं हो तो घोड़ा पर F cos फोर्स नहीं लगेगा और घोड़ा कभी नहीं खींच पाएगा। देख रहे हैं? तो ये बाहरी बल लग रहा है, इसलिए इसके अवस्थान परिवर्तन होता है, रेस्ट में नहीं रहकर ये चलने लगता है। इस mg जो घोड़ा का वजन है उसको ये F sin थीटा बैलेंस करता है। देख रहे हैं? ये दोनों हमेशा बराबर और प्रतीत होता है। पकड़िए बात को। आगे कुछ और बातें हम करेंगे अगली क्लास में। अगले क्लास में हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे कि किस प्रकार से हम FBD खींचेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, यानी किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है उसको हम सेपरेटली कैसे दिखाएंगे, यानी 2-3 बॉडी कांटेक्ट में है तो एक बॉडी को अलग कर उस पर लगने वाले सारे फोर्स को कैसे दिखाएंगे, वो बात करेंगे। और कुछ कुछ धीरे धीरे न्यूमेरिकल सा बनेगा, बहुत सारी बातें देखेंगे न्यूटन्स लॉ में, बहुत ही रोचक है। आज इसको नोट कर लीजिए, आराम से नोट करिए और आज यहीं तक रहेगा।